वो बोलूंगा प्लीज वोट दीजिएगा। पहले मैं सारी चीजें बोलने की कोशिश रहेंगी पर स्पीड में आएगा डेटा। हो गया होगा, हो सकता है सारी बातें बोलूं, मुझे खुद नहीं पता, अभी नहीं पता। तीन बजे 2:50 पे आया था। जब आप गाने सुन रहे थे तब तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। मैं थोड़ी देर खड़े होके पढ़ाई की बात ना करूं तो स्टार्ट करो स्टार्ट करो। हाँ हाँ ले ले यार। ओके वेलकम। लाइट तो जला दो थोड़ी सी, अंधेरा नहीं लग रहा आपको? पढ़ाता हूँ ना जी। हाँ हाँ सही है भाई, ये वाली। हाँ हाँ मैं तो ये जला के रखता हूँ। ये वाली बंद कर दो। ये वाली ठीक है सर। अब जी चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या वो कौन किया? हमारा सामान मत तोड़ो यार और बैठो ना अभी, तुम सारे बैठे हुए हो। बैठ रहा हूँ ना अभी। कल तो मैंने फिर घर में एंजॉय करा समोसा बाकी, समोसा जलेबी। आओ जी। देख लेंगे भाई, हम भी यही है तू भी यही है, तू भी वोट डालेगा अभी देख। श्री श्री पूजिएगा। सर जी अदर सोर्स जो है उसका चार्जिंग सेक्शन होता है सर जी 56। बेटे सारी बातें सुनना, बहुत सारा डेटा आने वाला है। स्टार्ट करूं? हाँ 56, 57, 58, 59। अच्छे अच्छे नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट भाई साहब, मैं बता रहा हूँ पेपर इसी से आएगा। हल्के मत लेना बेटे मुझे, मैं भारी आदमी हूँ बेटे मैं। अगर बाहर से आया तो उससे अगली बार तो पक्का इसी में जाएगा। ठीक है, तो इसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो 56 है और बहुत सारी इनकम्स 56 में लिखी हुई है। बट एक बार मैं आपके साथ चार्जिंग सेक्शन डिस्कस करता हूँ। चार्जिंग सेक्शन ये कहता है दैट इफ देयर इज एनी इनकम, अच्छा जी, अगर कोई भी इनकम हुई एंड सच इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट, अच्छा जी, इसका मतलब वो टैक्सेबल है। हाँ जी। एंड सच इनकम is not taxable under the head salary, house property, PGBP and capital। अगर वो इन चारों हेड में टैक्सेबल नहीं है, इन दैट केस such income will be taxable under the head other source।
इसका मतलब वो इनकम कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी, अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी। सर जी अदर सोर्स में ऐसे कितने प्रकार की इनकम है? बेटे काफी सारी इनकम है, लेकिन जो जो मेरे दिमाग में आती जाएगी वो लिखता जाऊंगा, वही इनकम है मेजोरिटी लेवल पे। अच्छा सर जी बताओ जरा क्या क्या है, तो बड़े ही प्यार से सुनिएगा। यो हो गया आपका चार्जिंग सेक्शन। अगर अब मैं टॉपिक वाइज बात करूं, एक टॉपिक इसमें होता है गिफ्ट्स का, जिसमें आपने सुना होगा 50,000 से ऊपर होता है तो टैक्सेबल हो जाता है, सारी बात है, अभी वो बात करने का टाइम नहीं है। दूसरा बड़ा टॉपिक है बच्चे डिविडेंड्स। एक शेयर होल्डर को जब डिविडेंड मिलता है तो उसकी क्या टैक्सेबिलिटी होती है। देन लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। देन इंटरेस्ट, हालांकि इंटरेस्ट पे ज्यादा कोई बात ऐसी है नहीं। देन इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन। याद है आपको कैपिटल गेन जिसमें घर को जब्त कर लिया जाता था, कॉम्पेंसेशन अगर लेट मिली तो ब्याज मिलता था, तो वो यहाँ पर आ जाता। देखेंगे क्या होगा। देन इशू ऑफ, अच्छा अभी क्योंकि थोड़ा फ्लो चल रहा है तो ये याद है आपको, एडवांस मनी फोरफीटेड होता था कुछ, जो अदर सोर्स में टैक्सेबल होता था, तो यहाँ पे भी लिख दिया जाएगा। देन एक टॉपिक है बच्चे फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन होती है अगर जो इंसान सरकारी नौकरी करता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को फिर भी पेंशन मिलती रहती है। तो वो जो पेंशन मिल रही है वो कहाँ टैक्सेबल हो जाती है, अदर सोर्स में हो जाती है, नई बात देखेंगे इसके अंदर। देन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स अबव फेयर मार्केट वैल्यू। सर जी ये क्या बातें बोल रहे हो, सारी एनालिसिस करा दूंगा सारे पॉइंट। तो अगर मैं आपको मेजरली बोलूं तो ये सारी बातें, फिर अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ चीजों की हम बातें करेंगे कि उनकी डिडक्शन नहीं मिलती, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन। फिर मैं कुछ चीजों की बातें करूंगा, क्योंकि अदर सोर्स एक ऐसा हेड है, अगर आप कुछ कमा रहे हो तो वो कमाने के लिए अगर आपका कुछ खर्चा लगा है तो उसकी डिडक्शन मिलती है, नहीं मिलती, मिल जाती है। अदर सोर्स एक फ्लेक्सिबल सोर्स है। मान लो अगर ये प्रोजेक्टर है, मैंने भी देखा बच्चे मूवी देख रहे थे, तो मैंने बोला भाई तुमने मूवी देखी, चलो मूवी की टिकट की पैसे लो। अगर मैंने आप सबसे 100 रुपए ले लिए होते तो मुझे बताइए क्या वो मेरी बिजनेस इनकम है, हमारा काम ही यही है, या अदर सोर्स, अदर सोर्स है ना बेटा। आपका काम है बच्चों के पैसे ऐड करना। आप बिजनेस की बात, ठीक है ना। तो बेसिकली एक्सपेंसेस नॉट अलाउड हो गया, और एक हो गया बच्चे एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन। ले दे के अगर मैं तुम्हारे अदर सोर्स का स्ट्रक्चर बोलूँ तो यही है, जिसके अंदर आप ध्यान रखना जो बड़े वाले टॉपिक है, जो टाइम टेकिंग है, वो दो, बाकी सारे 5-5 मिनट में टॉपिक चलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप मुझे बता दो आपके दिमाग में कितना आपने रिसीव करा होगा, बोलता जाऊं अभी, सारी चीजें नई लग रही हैं अभी। हेडिंग डाल दीजिएगा सबसे पहले, सेक्शन है 57-58 है। अभी कुछ नहीं है, ये ओवरव्यू मैंने कितना पहले फ्रेमवर्क एक बार सुनते जाओ। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिएगा डिविडेंड्स। डिविडेंड की बात अगले आधा घंटा चलने वाली, आइए जरा। ओके, सब बच्चों ने लिख लिया, कूल। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये है जी शेयर होल्डर, अच्छा जी। और रिलायंस क्या दे रही है बेटा, डिविडेंड, अच्छा जी।
ये डिविडेंड चाहे इंटरिम डिविडेंड हो, साल के बीच में हो, चाहे फाइनल डिविडेंड हो, चाहे इक्विटी शेयर के ऊपर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर के ऊपर हो, डिविडेंड तो डिविडेंड हो गया ना भाई। और अगर मैं आपको बोल दूं कि रिलायंस ने 2 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दिया, मेरा आपसे सवाल, ये जो शेयर होल्डर है इसका नाम है मिस्टर ए, और इस शेयर होल्डर के पास 5,000 शेयर है, तो क्या आप मुझे इसकी कमाई बता सकते हैं? 5,000 इंटू 2, दैट इज 10,000। क्या आप मुझे इसकी टैक्सेबिलिटी बता सकते हैं, क्या टैक्सेबल है? कंपनी के एंड में कोई टैक्सेबल कुछ नहीं है भाई। पहले होता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता था कुछ, अगर आपको गलती से कहीं दिख जाए ना, तो आज के टाइम पे नहीं है। पहले क्या होता था, एक एक शेयर होल्डर को क्या पकड़ूंगा मैं, किसी को 20 रुपए में 40 मिल रहे, तो मैं क्या करता था, कंपनी को बोलता था तू टैक्स दे दे पूरे का पूरा। उस टैक्स को क्या बोला जाता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। आज के टाइम पे वो टैक्स नहीं है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट, क्योंकि पुरानी बुक्स में कभी कभी दिख जाता है तो डीडीटी नहीं लग रहा है। तो सर फिर क्या लग रहा है बेटा, शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा रे। टैक्सेबल हो रहा है इसका मतलब इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, विच हेड? और अगर ये इंडिविजुअल है तो स्लैब तो लग जाएगा। क्यों, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? लो 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 लो, ऑल क्लियर भाई साहब? थोड़ा फैन धीरे कर दें थोड़ा, सही है, चिलिंग हो रहा है ना थोड़ा। एसी बंद कर दो, चिलिंग हो रहा है। चिलिंग हो रहा है। मेरा आपसे सवाल है, ये जो रिलायंस है कह सकता हूँ डोमेस्टिक कंपनी है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये डोमेस्टिक कंपनी हो तो भी चल जाएगा, अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो भी सेम ट्रीटमेंट है। कहने का मतलब है चाहे शेयर होल्डर जो भारत देश का वैसे जो मर्जी हो, चलो डिविडेंड जो है चाहे डोमेस्टिक कंपनी दे चाहे फॉरेन कंपनी दे, टैक्सेबल तो शेयर होल्डर के हैंड में ही होता है ही। क्यों साहब, यहाँ तक आपको अच्छी लग रही है बात? यहाँ तक सब क्लियर है बच्चे? अब आप समझिएगा कि शेयर होल्डर दिमाग लगाना स्टार्ट करते, कहता है यार मेरे को कंपनी से जो भी मिल रहा है, जैसे आप इधर का ही सोच लो, मान लो एडू जंक्शन कंपनी, और अगर यहाँ पे जो भी पैसा बच रहा है अगर वो मेरे पास दुष्यंत सर के पास जा रहा है, व्हाट इज दिस, डिविडेंड नहीं है ये? अब बोलो नहीं सर आप लोग सैलरी निकाल लो, हाँ तो ठीक है टैक्सेबल तो होगा। चाहे मैं यहाँ का पैसा सैलरी से ले लूँ, चाहे मैं यहाँ का पैसा कंसल्टेशन सर्विस से ले लूँ, चाहे मैं जैसे मर्जी ले लूँ, चाहे मैं प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन ले लूँ, किसके हैंड में टैक्सेबल हो रहा है, शेयर होल्डर। और अगर लोन दिखा दूँ तो दे दूंगा इंटरेस्ट, पहुंचेंगे इस पर। दिमाग लगाओ ना कि भाई तुम्हारी कल को प्राइवेट कंपनी है, तुम्हारी क्लाइंट तो सारे कंपनी के करंट अकाउंट में पैसा देंगे, तुम घर कैसे ले जाओगे? समझ रहे हो? तो देखने वाली चीज है, देखेंगे। मुद्दे की बात ये है बच्चे कि डिविडेंड ना इंक्लूड्स, ओहो, डी डिविडेंड। जी, सरकार ने 5 तरीके ऐसे पकड़े हैं जिसमें लोग पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, शेयर होल्डर खुद को। तो सरकार ने बोला ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये डीम डिविडेंड है, यानी कि मानो या ना मानो आपको मानना पड़ेगा कि ये डिविडेंड है बस। एंड दैट इज 222A, 222B, 222C, 222D, ये सारे केसेस डीम डिविडेंड है। मान लिया जाएगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिविडेंड की है, और चाहे तेरा नॉर्मल डिविडेंड हो चाहे ये वाला हो, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर। समझे क्या? मुद्दे की बात ये हुआ भाई, 222A क्या है सर?
वो बेटे वही तो बता रहा हूं, 222A है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू शेयर होल्डर रादर देन आप कैश दो। आपने क्या करा, दिवाली पे सबको आईफोन गिफ्ट कर दिया अपने शेयर होल्डर, 10 शेयर होल्डर थे, प्राइवेट कंपनी थी, लाख लाख रुपए का एसेट दे दिया। भाई साहब डीम डिविडेंड मान लिया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अच्छा जी, एंड डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स टू शेयर होल्डर। बेटे एक एक वर्ड बहुत ही डिटेल्ड लिखना, क्योंकि हर बात का कुछ ना कुछ मतलब है। मैं जो लिख रहा हूँ एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो टाइम पास लिख रहा हूँ। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन, अच्छा जी, distribution on liquidation, then buyback of shares, जी, and last loan given to shareholder by private company and liquidation। कंपनी बंद हो रही है, तूने 100 रुपए दिए थे, तेरे को 500 रुपए की रिटर्न मिल रही है, तेरे को प्रॉफिट का हिस्सा कितना मिल रहा है, 400 डीम डिविडेंड। कैपिटल गेन में याद करो, लिक्विडेशन के वहां पे मैंने फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन लेस ड्यू डिविडेंड करवाया था। समझ आया, वो रिलेट करवाना है मेरे को वहां से। अगर आप देखोगे ना अपने कैपिटल गेन के नोट में, लिक्विडेशन में आपने क्या लिखा था कि जब लिक्विडेशन हो जाती है तो शेयर होल्डर को जो भी मिलता है, कंपनी बंद हो गई, मेरे को जो मिल रहा है, तो वो सेल कंसिडरेशन है। तो मैं लिखवा था फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी बंद हो रही है, मैं तेरे को 100 करोड़ के एसेट दे रहा हूँ, तो तेरे लिए सेल कंसिडरेशन क्या होगी, तेरे शेयर की 100 करोड़, ठीक है, माइनस क्या कर दूंगा, कॉस्ट। लेकिन वो 100 करोड़ में से जितना भी मैं डिविडेंड ट्रीट कर दूंगा उसको बाहर कर दूंगा, क्योंकि वो डिविडेंड कहाँ टैक्सेबल हो रहा है, अदर सोर्स में। समझ आई आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। मुद्दे की बात ये है, आइए जरा आप डिविडेंड का कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ाते हैं। ये लिख लिया बच्चों ने, जल्दी लिखना पड़े। अब मेरा आपसे छोटा सा सवाल, आप छोटे छोटे बच्चे, आपसे छोटा सा सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या, ये तो पता नहीं, बट आप तो कह रहे हो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स मनी। और थोड़ा हाँ ठीक है, हाई लेवल आंसर आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, चाहे वो करंट ईयर के हो, चाहे वो पुराने सालों के हो। और क्या मैं एक वर्ड बोल सकता हूँ, ये सर सीधा सीधा बोल दो ना, जितने भी पीएनएल का बैलेंस है, यानी कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, उसी में से तो दे रहा हूँ। तो पिछले साल 400 रुपए था, इस साल 200 कमाया, टोटल प्रॉफिट कितने के हो गए, 600, उसी को तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोल रहा हूँ। एज ऑन डेट जितने डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ कितने प्रॉफिट है। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है आपकी, ताकि समझते जाना, स्टेप बाय स्टेप बात चलती जाएगी। मान लो पीएनएल 18-19 का है 100 रुपए, 19-20 का है 400, तो आप मुझे बता सकते हैं 31-20 को पीएनएल कितने का है, 500। और मैं आपको कह रहा हूं आपने डिविडेंड पे कर दिया 800। और ये क्या बोल रहे हो सर आप, बेटे मान के चल लो ना, तो डिविडेंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितना लूं मैं, मान लो तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हाँ सर हमने लोन लिया जो मर्जी, मैंने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट 800 रुपए का सर, इनकम टैक्स डिविडेंड कितना है,
इनकम टैक्स जो है ना बच्चे, वो प्रॉफिट से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि डिविडेंड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स ही 500 है तो मैं डिविडेंड को 500 है। इवन इफ आई हैव गिवन यू समथिंग वर्थ 800 बाय टेकिंग लोन, लेकिन फिर भी डिविडेंड कितना माना जाएगा बच्चे, 500। पहले आप अपने दिमाग में ये बात एस्टैब्लिश कर लीजिए। अच्छा, अब एक चीज बताओ, अगर पीएनएल 100 है और डिविडेंड 70 है, तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कितना डिविडेंड माना जाएगा? पीएनएल 100 और 170, तो 100 पर थोड़ा चले जाओगे। जब प्रॉफिट ही 100 है तो डिस्ट्रीब्यूशन चाहे आप ज्यादा कर रहे हो जैसे कर रहे हो, मुझे नहीं जाना। इनकम टैक्स क्या बोलता है, डिविडेंड भी कितना है, 100 रुपये। पहले बताइए, यहाँ तक क्लियर है? मैक्सिमम जा सकता। इनकम टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो जब अपनी इनकम दिखा रहा है शेयर होल्डर, तो अदर सोर्स में 100 रुपये इनकम दिखा, वेदर इट बी एक्यूमुलेटेड है, एक ही बात है। जो भी फ्री रिजर्व होंगे, हाँ कह सकते हो, एग्जाम है वो, कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका। वो आगे सुनिएगा बात। लोगों ने सोचा ये बढ़िया चीज है भाई, यानी कि अगर जितना पीएनएल है जब उतना ही माना जाता है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले बोनस इशू निकाल देते हैं। बोनस इशू की एंट्री क्या होती है, पीएनएल टू कैपिटल। देखो भाई, पैसा मिलता है तो बैंक टू कैपिटल, और अगर पैसे के बिना होता है तो पीएनएल टू कैपिटल। नुकसान ही तो है, मेरे को फ्री की लायबिलिटी बढ़ रही है, उससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट गिर जाएगा। जो पीएनएल आपको भी ये मान लो 100 रुपये दिख रहा है, अगर मैं 30 का बोनस दे दूं तो 70 का दिखेगा, और अगर 70 का दिख रहा है तो उसको डिविडेंड भी 70 का माना जाएगा। पर सरकार कहती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated profits, whether capitalized और नॉट। सर ये आप क्या बोल रहे हो? आप सिर्फ इस लाइन को अभी रीड करिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड कुछ नहीं। यानी कि डिविडेंड कितने रुपए माना जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स, वेदर कैपिटलाइज्ड और, यानी कि मैं बोनस को भी आपके पकड़ लूंगा। सर आप समझाओगे? पर बिल्कुल समझाता हूं मैं आपको एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल मान लो बच्चे, पीएनएल है 1 लाख रुपीस, ठीक है? कौन से दिन का बैलेंस है बच्चे? मान लो 31 मार्च 2018 का पीएनएल का बैलेंस। और सर जी मैंने बोनस इशू दिया और 31 मार्च 2018 को ही दिया, कितने रुपए का? मान लीजिए 30,000। कैन यू टेल मी व्हाट एंट्री यू विल पास फॉर बोनस इशू? आपको मैं पूरा साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले यूज होता है सीआरआर, अगर वो है तो। उसके बाद यूज होता है एसपीआर, अगर वो है तो। और उसके बाद होता है जनरल रिजर्व और पीएन। और सीधा सीधा कैपिटल बढ़ा के दे रहा हूँ, नहीं तो फैंसी क्या हो जाता है, टू बोनस टू शेयर होल्डर, और अगली एंट्री क्या हो जाती है, बोनस टू कैपिटल। ले दे के कहने का मतलब है भाई, कैपिटल कितने से बढ़ रहा है, 30,000 से, और तेरा प्रॉफिट कितने से कम हो रहा है, 30,000 से। बाय पासिंग दिस एंट्री आपका पीएनएल का बैलेंस कितना आ जाएगा? नाउ व्हाट इज योर रिवाइज्ड पीएनएल बैलेंस? 70,000। आगे सुन लो, मैंने जो डिविडेंड दिया है वो दिया है 85,000। और ये बोनस की सारी कहानी मैंने इसलिए बनाई थी कि मेरा पीएनएल और गिर जाए, जिससे कि अब मेरा डिविडेंड सिर्फ क्या माना जाए, 70,000। पर ऐसा नहीं है। डिविडेंड इज डिविडेंड, लैंग्वेज एक बार लिख रहा हूं, एक बार। इज टैक्सेबल टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated profits
आगे देखिए क्या लिख रहा हूँ, वेदर कैपिटलाइज्ड और, सो आप मुझे बताइए ये जो 70,000 है, अब आप मुझे बताइए मेरे को मेरा पीएनएल का बैलेंस कितना दिख रहा है, 70। बट इसके अंदर से जो प्रॉफिट हटा, आई एम सॉरी, हाँ ठीक है, पीएनएल 70 दिख रहा है, पर इसमें तो कुछ निकल के कैपिटल में चले गए, वो वापस लेकर आइए आप। पीएनएल 70 नहीं होगा, पीएनएल कितना होगा बेटा, 70 प्लस, क्योंकि सर जी ये 70 जब हुए थे, आपको बेटे और क्लैरिटी दे रहा हूं, तो तुम्हारा कैपिटल कितने से बढ़ गया, 30,000। साथ में देखो ना, ये कैपिटल कुछ नहीं है, ये तो प्रॉफिट को ही पकड़ के कैपिटल में घुसा दिया बस मैंने। कैपिटल 30,000 कैसे बढ़ा, प्रॉफिट को खत्म करके कैपिटल में घुसा दिया, उसको भी पकड़ोगे, वो जो कैपिटल में फालतू का क्या हुआ है। तो इसका मतलब आपका पीएनएल कितना हो गया, 1 लाख। डिविडेंड कितने का बेटा, 85,000। अब आप मुझे बताइए हाउ मच इज टैक्सेबल, हाउ मच इज टैक्सेबल। 85,000 टैक्सेबल होगा ना। तो बता दो। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर 85,000, हाँ जी। अब तू बता दे क्या करूँ फिर मैं। अच्छा, 1 लाख कर देगा तू, डिविडेंड 85 है, जब डिविडेंड ही कम है तो समझ रहे हो। अब इसको आराम से एक बार लिखिए, और ये लैंग्वेज अब मैं आपकी 222 BCDE में करूँ। हेलो मैडम लिखो इसको, और अदर सोर्स कर रहे हो, आप सो रहे हो इधर बैठ के, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा ना चलता है। आगे बोलो दिखेगा, इसलिए डर क्यों रहा है, बिल्कुल डरता नहीं, डर क्यों रहा है। समझ आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ, हाँ? तो एक बात बता, तू बोनस इशू देगा, 30,000 का बोनस इशू, तो तेरे प्रॉफिट्स खत्म हो जाएंगे, पीएनएल डेबिट, कैपिटल विल इंक्रीज, कैपिटल विल इंक्रीज। ऐसा करके तेरा पीएनएल कितना हो गया, 70,000। पर ऐसे तो हर कंपनी टैक्स प्लानिंग कर रही है, मैं अपने प्रॉफिट को गिरा दूंगा और ऐसे डिविडेंड टैक्स में नहीं दिखेगा। सो you will take only your this profit or your capitalized profit also, both. So dividend is taxable to the extent of accumulated profits, जो कि अभी तेरे को 70 दिख रहे हैं, but वो कह रहा है whether capitalized or not, if you have capitalized count this also, your capitalized profits, equity share capital, ये जो 30,000 दिख रहा है ना बच्चे, इसको आप ये भी तो बोल सकते हो ना, दिस इज माय कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, जो मैंने प्रॉफिट को कन्वर्ट कर दिया, हाँ दोस्त। तो भाई 1 लाख से ऊपर नहीं हो सकता। बच्चे एक बात बताओ, हाँ जाना क्या है कंपनी, चाहे तेरे, मैं तेरे बैंक अकाउंट में डाल दूं चाहे, पर जब तू इनकम टैक्स वाले के इधर बैठ रहा है, तो तू बोलेगा प्रॉफिट तो 1 लाख तक ही है ना कंपनी के, जाएगा क्या, तेरे पास ही है पैसा वो, दैट्स नॉट टैक्सेबल। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं, कोई कह सकता है कि सर ये तो सही चीज नहीं। जैसे कि सपोज करो अगर पीएनएल 1 लाख हुआ था, और अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट करा होता है 20, तो टैक्सेबल कितना करता बच्चों,
1 लाख ही करता ना भाई, वो सब भाई जो वो सब कुछ नहीं है। हाँ जी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। गिरीश आहूजा सर की बुक है किसी के पास? सॉफ्ट में है किसी के पास? सॉफ्ट में भेजिए दोस्त। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आइए, सबसे पहले हम लिख रहे हैं 222A। मैंने आपका लॉजिक बनाया था ये 222A। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मिस्टर ए, ओके, 80,000 का P&L। ये इधर देखो रे, P&L। और उसके बाद तो ये जो P&L है ना, ये आफ्टर बोनस है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, रिलायंस ने एसेट डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। बुक वैल्यू ऑफ एसेट 1 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट 1,50,000। आज का डेट है, 13 तारीख है। आज ये खत्म, कल दुनिया खत्म। यार कल बड़ा क्रूशियल दिन है यार, हो सकता है आज हम लास्ट टाइम मिल रहे हैं बस। हाँ ठीक है। तो आज क्या है, 14/9। कल 15। फिर आगे भी तो बोल, कल दुनिया खत्म होने वाली है। बारिश भी इतनी तेज इसलिए आई थी, कल बहुत बारिश हुई थी, आज तक कभी नहीं आई थी बारिश। कुछ तो गड़बड़ है भाई। कितने साल की और इधर की इतनी बारिश ना पिछले 10 साल में नहीं आई। ठीक है जी। अच्छा, एक बात बताओ, और ये जो P&L और इसका जो बैलेंस है 14/9 का ही, तो बेसिकली आप मुझे बताइए, क्या बुक वैल्यू, मान लो मोबाइल फोन है, मान लो आईफोन डिस्ट्रीब्यूट करा, 222A है ये। 222A क्या है मालूम है आपको? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू शेयर होल्डर। देखो भैया, कंपनियां डिविडेंड के नाम से कैश देती थी, टैक्सेबल हो जाता था, शेयर होल्डर कह रहा था भाई डिविडेंड के नाम से मत दे, एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर। तो सरकार 222A है भाई, जो कि ये कहती है अगर तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे एसेट को, तो हम इसको डीम डिविडेंड मान लेंगे। किसके हैंड्स में? मिस्टर ए के हैंड में। सवाल ये है कितने का डीम डिविडेंड? सवाल ये है, फाइनल आंसर बताइए रे। बुक वैल्यू होती है तेरी बुक्स में, इतने का रिकॉर्डेड है वो। हाँ जी, वो आईफोन बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। एक कंपनी है, एसी की दुकान है, उसके जितना भी सेल स्टाफ है 500, सबको आईफोन दे रखा है मैंने। एप्पल वाली कंपनी के जब आप, अच्छा, आज तू एक एप्पल के स्टोर में जाता है, जो स्टाफ है, अगर उस स्टाफ को मैं सबको फोन ही प्रोवाइड कर दूं, सबके पास एप्पल होता है? या
कोई एंड्रॉइड लेके भी एप्पल की नौकरी कर रहा होता है, क्या लग रहा है? आई थिंक सबके पास एप्पल है उधर, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, मेरे को जो लग रहा है, मैं एक और एग्जांपल बदल देता हूँ। एप्पल टीवी होता है, नहीं होता? नहीं होता। आप सीधा सीधा बोल दो ना, एग्जांपल सुनना ही नहीं तुमने। डीम्ड डिविडेंड टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। सिमरन जी बताइए क्या आंसर होगा? अगर आपने सही आंसर दिया तो सही, नहीं तो आप घर जा रही है इसे वापस। सिमरन जी सही आंसर दे दीजिए। 1 लाख? 1,10,000 बोला उसने। 1,10,000 बोला उसने? हाँ 1 लाख ही सुनाई दिया था मुझे तो, 10 तुमने जोड़ दिया अपने आप। कितना कितना सिमरन जी आंसर कैसे ऐड कर दिया? हाँ, टोटल डिविडेंड की वैल्यू कितनी है, मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहा हूँ कितने रुपए की? 1 लाख। कितनी? मतलब कहने का मतलब है आई वुड नीड टू रेफर द बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। मैं शेयर होल्डर को एसेट दे रहा हूँ, वो एसेट मेरी बुक में कितने का ये मैटर करता है, या जो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ जो एसेट उसकी मार्केट वैल्यू मैटर करती है? आपका आंसर बिल्कुल गलत है। बुक वैल्यू भी होगा बेटा, मार्केट वैल्यू होगा, यानी कि मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कितने का करा? 1.5 लाख, पर मेरे को प्रॉफिट कितने? 80 या 1,10? 1,10। तो भैया कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 1 लाख। आप नहीं जा रही, आपको गिफ्ट का क्या जरूरत होगा मैम, आप इतने रिच हो। हाँ बस गाड़ी है, एक्सयूवी, बस ईएमआई पे 15 को बंद कर दिया तुम। हाँ वो सीरीज लॉन्च करती बंद हो जाता, बस 15 कर दिया, बस प्रो मैक्स सब बंद हो जाता है। तो 16 प्रो ले लूंगा मैं। आज यार चला पाओगे, कल ही कल चला पाओगे। जैसी पासवर्ड मिला यार पासवर्ड भूल दे, गलती लगा कोई नहीं पता है, सब खरीदेंगे आईफोन 16 सेटअप करेंगे। चलिए नहीं यार, वो पैसे सेव कर रहा हूँ, तुम्हें दिवाली की पार्टी में तो देनी है ना। कल तो पता नहीं वाली है, हाँ कल तो पता नहीं अपन मिलने वाली है, जब जाओ तभी दिवाली। ऐसा नहीं है, भारत देश का अच्छा टाइम शुरू हो चुका है, केजरीवाल जी बाहर आ चुके हैं, स्टेरॉइड को कहीं और ही जाएगा, स्टेरॉइड कहीं और ही जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। 222B, हाँ जी 222 ए क्लियर है। बहुत सारी बातें करी हैं छोटी छोटी। 222B, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोनस शेयर दे दे, ओहो, किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कहने का मतलब है, लिखिए आप जरा मेहनत करिए, आप लिखिए एनी, जल्दी जल्दी आइए। बाकी बच्चे लिख रहे हैं अभी। एनी any distribution of bonus shares, any distribution of bonus shares to the preference shareholder, आप भी लिख लो सर, हाँ करके फिर नहीं लिख रहा। सर इसने बात भी पढ़ लिया है, पढ़ लिया है। लंच करना है। Any distribution of bonus share to preference shareholder, any distribution of bonus share to preference shareholder is taxable as deemed dividend to the extent of
is taxable as being dividend to the extent of accumulated profits, whether capitalized or not. Ooh. To the extent of accumulated profits, whether capitalized or not. Ooh. सर से मैं बुला रही है इसका मतलब ऐसे थोड़ा होता है। आप ये वाली क्या बिल्कुल नहीं आ रहा है, ऐसे थोड़ा होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप डिस्टर्ब कर रहे हो बीच में। हाँ, इसका मतलब, और आपको जो भरोसा नहीं तो हम वैसे क्यों पूछ रहे हो, मतलब नहीं आता कुछ। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, सपोज करो रिलायंस का जो पीएनएल है ना बेटा, 100 रुपए का है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अच्छा सर, और मान के चल लो कि बोनस, बोनस पे छोड़ो ना, बोनस ही मैं दे रहा हूं। अच्छा एक चीज, क्या अगर मैं बोनस शेयर इक्विटी को देता, क्या वो भी डिविडेंड होता? नहीं होता। अब ध्यान से देखिए, हमें नोट्स में भी देखिए आप, मैं क्या लिखवाया आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर किसको, इज डीम्ड डिविडेंड, but distribution of bonus to equity shareholder is not deemed dividend। नजर लाइन लिखवाऊंगा आपको, और नीचे वाली लाइन देखना, अभी आऊंगा उस पे। लेकिन अगर आप डिबेंचर्स और बॉन्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो, किसको, मैं शेयर होल्डर, यानी कि चाहे वो इक्विटी हो। अभी हम लोग किस पर है, बोनस। मेरा आपसे सवाल है, आपका पीएनएल इतने का, आपने बोनस दिया 70 का, मेरा आपसे सवाल, डीम डिविडेंड कितने कमाना? तूने बोनस शेयर कितने रुपए के दिए हैं, 70 के, तेरा पीएनएल का बैलेंस कितना है, कितने का डीम डिविडेंड मानूंगा? 100 रुपए की मेरे पास प्रॉफिट है, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, मैं आपको 70 रुपए के सामान दे रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन 70 की, डिविडेंड कितने का, 70 का ही तो होगा ना भाई। हाँ तो वो क्या हो गया मैडम, क्या दिक्कत है बताओ ना आप। बोलो ना बेटे, क्या समझना है भाई इसमें? बोनस शेयर अगर दे रही है, प्रेफरेंस शेयर को दे रहे हैं, तो उसको डिविडेंड बोला जाता है। प्रॉफिट कितने के हैं, 100 रुपए के, बोनस कितने का दे रहे हो, 70 का। तो आपके पास अवेलेबल है 100, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 70, तो 70 तो लिखूंगा इसमें। और अगर आपने 150 के बोनस दे दिए होते तो 100 रुपए ही मानता, टू दी एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। कहिए, कोई दिक्कत? चला गया। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, अगला पॉइंट लिखिए। हाँ तो आप भी तो सो ही रहते हैं ना, सारी आप तो अलाउड है क्या, सारी गलत बात? क्या डाउट है बताओ, अपने रीजन देखिए ना, क्या डाउट है, बोलो बोलो क्या डाउट है? ठीक, पूछ रहा मैं, समझ गया तुम्हारा जो डाउट है, वो बाहर नहीं पूछ, सही है, वो डाउट 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला इसको ऐसे ही स्टैब्लिश। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर, धीरे चल रहा है बेटे, फोकस कर लो इधर। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर is not a deemed dividend. Any distribution of bonus shares to equity shareholder is not a deemed dividend. Please ध्यान रखिएगा इस बात। अगर आप बोनस प्रेफरेंस को दे रहे हो वो डीम्ड डिविडेंड है, इक्विटी को दे रहे हो डीम्ड डिविडेंड नहीं है। नेक्स्ट लाइन, any distribution of bonds or debentures, any distribution
bonds or debentures to equity shareholder or preference shareholder is deemed dividend to the extent of accumulated profits, और आगे क्या लिखेंगे, whether capitalized or all clear till here, to the extent of accumulated profits whether capitalized or not. अगला कौन सा है बच्चे, 222C, ध्यान से सुनिएगा। एक कंपनी बंद हो रही है, आपको क्या लग रहा है जब एक कंपनी बंद होती है तो शेयर होल्डर को कुछ पैसा मिलता है? देखो डिपेंड, अगर वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो शेयर होल्डर को कुछ पहुंच नहीं पाता, अगर बच गया तो मिल जाएगा। कैसे मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा, आप समझिए। मान लो मैंने सबकी पेमेंट कर दी, क्रेडिटर वेडिटर सारे, एक सीक्वेंसिंग होता था, पहले एक चैप्टर होता था बहुत अच्छा, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जिसमें जब कंपनी बंद होती थी एक सीक्वेंस होता था, पहले लेबर की पेमेंट होनी चाहिए, फिर वेंचर होल्डर, फिर ऐसे। तो सबसे आखिरी में किसकी बारी आती थी? इक्विटी की। मान के चल लो इक्विटी का कैपिटल कितना है, 100, और मेरे पास कैश भी कितना है, 100। तो ये किसको दूंगा मैं? इक्विटी को दूंगा। आप मुझे बताइए क्या इसमें से कुछ डिविडेंड लग रहा? डिविडेंड है सर, ये 100 का बाइफरकेशन बताओगे, 10 शेयर 10 रुपए के कार वैल्यू, कोई कोई प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है भाई। उसने 100 रुपए लगाए थे, मैंने उसे 100 रुपए दे दिए, तो इसमें कोई डीम डिविडेंड है नहीं, कैपिटल की रीपेमेंट है ये तो। लेकिन अगर मैं ये बोलता कि सर P&L 200 और मेरे पास कैश पड़ा हुआ, क्यों? कंपनी बंद हो गई, ऐसे बंद नहीं हो सकती। मतलब जितना इक्विटी वाले की पार वैल्यू वही कैश बचेगा मेरे पास, ऐसे कैसे बच जाएगा? आज अगर एक हेल्दी कंपनी रिलायंस अपने आप को बंद कर दे तो क्या सारा का सारा पेमेंट वेंडर के पास चली जाएगी? मालिक को मिलेगा बहुत सारा पैसा, जितना तो उसके कैपिटल के लिए है वो डिविडेंड नहीं है, बट जो कैपिटल से ऊपर है वो तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप मेरे को बता दो ये 300 में से कितना P&L को लेके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी? दैट्स डीम्ड डिविडेंड, दैट्स डीम्ड डिविडेंड। हाँ, तो बेसिकली लाइन लिखेंगे, ये बैलेंस शीट भी आप बना सकते हैं, मैं एक लाइन बोलूंगा, any distribution on liquidation, any distribution on liquidation to the extent it relates to profit, to the extent it relates to any distribution on liquidation to the extent it relates to profit shall be deemed as dividend to the extent of accumulated profits whether capitalized or not. क्लियर है बच्चे? ओके, 222D बायबैक समझते हो आप? बायबैक का मतलब क्या होता है? बायबैक तो हमने चैप्टर भी करा है। जब कंपनी को 10 रुपए चाहिए थे, मैंने 10 दिए, आज कंपनी बायबैक करके मुझे 1000 रुपए दे रही है, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है मुझे? 990। तो वो मेरे वो प्रॉफिट का तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैंने कंपनी को 100 दिए, कंपनी ने एंट्री डाली बैंक टू कैपिटल, आज 20 साल हो गए, कंपनी कह रही है अरे भाई साहब कैपिटल तो उतने का ही है, पर आज आपको हम कैसे वापस करेंगे, आपका कैपिटल 10 रुपए का खत्म हो गया,
मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पैसे कितने दे रहे हो? मान लो उसने बोला 100 रुपए ले लो। अब मेरे को बताइए क्या उसे नुकसान नहीं हो रहा? क्या वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही? सो दिस 90 is deemed dividend भैया, to the extent of accumulated profits whether capitalized or लिखाऊंगा आपको पूरा, लिखे 222D। एसपीआर होगा और पीएनएल। कौन सा रिजर्व का नाम लिया आपने? कि पहले आप बोल देते हो, मैं कहता हूँ कि क्या हुआ, आपके तो सब पूछो मत हुआ। वो बहुत क्रिएट करते हो ना, उसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल सकता, मतलब कंप्लायंस है कि मैं प्रॉफिट खत्म करके कैपिटल मैं डिस्ट्रीब्यूट क्या कर रहा हूँ? 100 रुपए, उस 100 में से कितना प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है? 90, उसको डिविडेंड बोलूंगा ना मैं तो। वैसे वैसे नहीं होते भाई। यार ये क्या बोल रहा है यार, ऐसे थोड़ा होता है यार। रिजर्व कुछ होता नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि तू बुक से ये बोलेगा हम डाल ही क्यों रहे हैं, क्या एंट्री डालो तो बता दो। तो तेरे काउंटर बैलेंस शीट पे जो बैंक है वो खत्म कर तो दिया मैंने, मतलब वो रिजर्व कहीं दिखते नहीं है बट इट हैज रेलेवेंस। मतलब तो कोई चीज, एक बात बता, रिजर्व तो बनेगा बनेगा ना, तो कोई चीज 10 की खरीदता है तू 20 की बेचता है, तो तेरा प्रॉफिट वो जो 10 रुपए लाइब्रेरी में दिखेगा ना, वो टेंजिबल नहीं, हो दिखे है नहीं कहीं, पर वो दिखेगा ना तेरे को इन द नेम ऑफ एक्सेस कैश इन योर बैलेंस शीट। समझे? तो बुक एंट्री प्रिवेल करेगी भाई। ठीक है, चलिए इस पे लिखिए बच्चे 222D में, एनी डिस्ट्रीब्यूशन in relation to profits, in relation to profits on the occasion of buyback, on the occasion of buyback is taxable in the hands of, is taxable in the hands of shareholder as being dividend to the extent of accumulated profits whether capitalized or not. नहीं आप मतलब बोल सकते थे ना, सिर्फ धीरे बोल दो देख लो कोर्स खत्म होता जा रहा है, बच्चे धीरे धीरे बोलता हूँ तो क्या भूल गए बोल दिया तो हट गया। मेरे को ये तो करंट जगह भी करने नहीं देती ना, तुम कौन से काम करती हो? हाँ एसी है, पंखे ठंडी नहीं लगा। लिख लिया सब बच्चों ने, लिख लिया? वेरी गुड। आओ बेटे अब मैं आपको सबसे बड़ी समस्या बताऊं, आओ बेटे मैं आपको अपनी सबसे बड़ी समस्या बताऊं। आपको पता है कल को आप लोग कंपनी खोल लो, आप बहुत बड़े इंसान बन जाओगे बेटे। आपको भूल जाएगी। ठीक है भाई बोलिए। तेरा तो बनता ही है भाई, आईपीओ अलॉट हो गया जैसे तो खुद को अलग समझेगा ही कि मैं 1% में जो आ रहा हूँ। सर आपको भी हो जाता ना, मेरे को बहुत खुशी होती है। तो शेयर आधे आधे बांट लिए, इतना हो रहा है तो लिस्ट होने दो सर। ठीक है पक्का? नहीं हाँ झूठ बोले, ये फोन उठाना बंद कर देगा लिस्ट होते ही। 7 रुपए? अरे उन्होंने चेक करवाया था कि अलॉट हुआ है कि नहीं, कैसे मेरा ज्यादा होगा। राजद बोलते हैं तेरे को 5 शेयर, उसके उसके भी हैं, मन्नू के भी हैं, मन्नू को भी अलॉट हुआ है। हाँ मैंने एक वो स्टोरी लगाई थी ना कि मेरा इस बार नहीं आया, तो उसमें बच्चे अपना अलॉटमेंट भेज रहे हैं मुझे।
और तो हुआ है आपको हुआ है? हाँ नहीं आपको भी किस चीज को हुआ है? मन्नू, दो ही पता है मतलब मुझे। एक मैं और मन्नू, हमको तीन पता होते हैं। अरे काश। चलिए आइए बेटे, 222 ही होमवर्क कर सर लीजिएगा। पर अब तक दुनिया खत्म भी हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है? हाँ आपके पास शेयर तो मंडे अलॉट होने दे। नहीं शेयर तो अब शेयर आपको नहीं मैं सही में कह रहा हूँ, अगर मतलब आज मिला नहीं, दिल्ली से नहीं, टिकट मिली थी, क्या मकसद रहेगा? हाफ तो देखो देनी पड़ेंगे बेटे। चलिए 107 शेयर ले लेना आपने से। कितने शेयर मिलेंगे टोटल? 224। 214। चलिए अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। आप वो बहुत बढ़िया है बेटे, दुनिया खत्म होने से पहले जानना बड़ा जरूरी है। आपको पता है जब कल को आप बड़ी बड़ी कंपनी रन करोगे, हम्म? ठीक है, तो क्या होगा समझना। और ये ना पब्लिक कंपनी की दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत पता है किसकी है? प्राइवेट। मैं एक कंपनी में काम करता था, जो सबसे पहली कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, वो गुड़गांव। हाँ जी, फ्रीडॉम, एयरटेल प्राइवेट कंपनी। नहीं एयरटेल, एयरटेल वॉज माई लास्ट कंपनी। एयरटेल जाने के बाद मुझे पता लग गया था कि जॉब तो नहीं करनी है हमें। ठीक है, सो बेसिकली मैं फर्स्ट कंपनी जो थी वो PECL, दैट इज प्रीडोमिनेंट इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो आप एग्जांपल ऐसा ही बना लीजिए सर, जॉब ढूंढते ढूंढते। सीए बनने के बाद जॉब मिली थी, ढूंढनी पड़ती है पर। कितनी सैलरी थी इधर आपकी? यहाँ पर थी 42 या कुछ। हाँ किसमें? हाँ तो एयरटेल में 12 का था। 12 लाख का। 42 इन हैंड आता था, टोटल 50 पीएफ कट को डाल के जैसे। हाँ हाँ कितनी? 40 लाख रुपए? इतनी अच्छी दुनिया नहीं है बेटे, समझ रहे? तो बेसिकली आप एक चीज समझिएगा, बेसिकली आप एक चीज समझिएगा कि ये जो कंपनी है ना, ये ना प्राइवेटली ओन्ड कंपनी थी। ठीक है, और इसमें जो ओनर है ना, उनका नाम था मिस्टर सूद। आपको ध्यान है मैंने आपको बताया था ये? अब ये इस दुनिया में नहीं है, काफी टाइम हो गया। हमने तो आखिरी दिन इन्होंने आखिरी दिन जल्दी देख लिया। स्टेरॉइड पहले गिर गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप एक चीज समझिएगा कि ना ये बहुत मतलब ब्राइट माइंड था इनका। तो ये ना टाटा स्टील में जॉब करते थे, 20 साल टाटा स्टील में काम करा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करते थे। तो उनको लगता था यार जब मैं कंपनी के लिए वो चीज कर रहा हूँ, तो मैं अपना बिजनेस अगर सेटअप करूँ। तो ये लोग क्या बनाते थे, स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। 100 करोड़ का बनता है, 100 करोड़ का, 150 करोड़ का, मतलब जितना चार्ज करा जाता है। और उसकी कॉस्ट क्या होती थी, 40 करोड़। तो अगर ये बंदा नौकरी में 2 करोड़ भी कमा रहा है ना साल का, तो इसको ये समझ आई थी इनको कि अगर मेरे को एक कस्टमर मिल गया, जो कि इनका सर्कल होता है, ऑब्वियसली मार्केट में रेपुटेशन होती है, 20 साल से काम करे 2 करोड़ तक, ऐसे थोड़ा ना कोई पहुंच जाता है। अगर 100 करोड़ का काम है और अगर 40 करोड़ का मेरा खर्चा है, मुझे 100 एम्प्लॉय बिठाने हैं, 40 करोड़, 150 एम्प्लॉय बैठ रहे हैं, लेबर 1000 बैठ रहे हैं, क्या दिक्कत वाली बात है उसमें? फिर भी कितना बच जाएगा, 60 करोड़। और जब तक वो 1 1.5 साल में प्रोजेक्ट पूरा होगा, अगर वो अच्छा गया तो और प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग, ये काम। लेकिन ये कंपनी प्राइवेट थी, इसका मतलब ये नहीं है छोटी कंपनी थी, कंपनी काफी बड़ी कंपनी। जैसे आपको लगेगा जाके आप बैठे हो, 50 लोग बैठे हुए हैं स्टाफ में, फाइनेंस में 10 15, मुद्दे की बात पर आ रहा हूँ।
आपके हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसके बीच में होता होगा, क्लाइंट और आई मीन जो पैसा होएगा वो मिस्टर सूद के अकाउंट में जाएगा, सेविंग्स में, कंपनी का रहेगा। तो एक मैं क्लाइंट का नाम लिख रहा हूं, सुपर स्मेल्टर्स, ये टाटा, टाटा नहीं मतलब स्टील बनाती है, सुपर स्मेल्टर्स। ऑब्वियसली ब्रेन पीछे मिस्टर सूद का होता था कि बिजनेस बेचना कैसे है, धंधा कैसे करना है, लेकिन आप मुझे बताइए सुपर स्मेल्टर पैसा किस, मान लो कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, 100 करोड़ का, सुपर स्मेल्टर्स ने पीसीएल के करंट अकाउंट में डाले 10 करोड़ एज एडवांस और 10% ऑफ द वर्क वट एवर। अब आप मुझे बताइए पीसीएल वो सारे खर्चे भी करने नहीं करने, रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है, स्टाफ बैठा हुआ है ऑफिस का, बिजली का बिल है, इनका बहुत बड़ा ऑफिस था बेटे। आपने गुड़गांव में मर्सिडीज का शोरूम देखा है, मर्सिडीज के शोरूम के ऊपर इनका ऑफिस, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये सारे खर्चे करने, लेकिन ये क्या करते थे भाई साहब, ये इससे पहले कि किसी को सैलरी दें, ये इस पैसे को अपने अकाउंट में डाल लेते थे। एम्प्लॉय वेट करता रहेगा सैलरी, हमारे पास आते थे, वो कहते थे भाई क्लाइंट से पैसा आया कुछ करना, नहीं भाई वो तो ओनर ने ट्रांसफर करा लिया भाई अकाउंट में। कितने रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए? और मुद्दे की बात है सर जी, ये करते क्या थे बेटे, 10 करोड़ आए, गुड़गांव में एक घर ले लिया बेटे, ऐसे करते करते 25 30 40 कर देंगे। हाँ, मैंने ऐसे सारी रजिस्ट्री नहीं देखी, लेकिन आपको आइडिया लग जाता है ना, साल भर काम करा था तो पता लग गया। ना तो ये लोग सैलरी टाइम पे देते थे, और फ्रॉड इतने ज्यादा कि भाई सारी टीम आती है। क्योंकि ये जो 10 करोड़ आ रहे हैं ना तो ये सर्विस टैक्स पे कर रहे, ना इनकम टैक्स पे कर रहे, ना ऑफिस का रेंट पे कर रहे, ना ऑफिस का बिजली का बिल पे कर रहे, और नो ऑफिस आ रहे कि आपने पे कर। ये बातें आपको पहले पता नहीं लगती प्राइवेट कंपनी की, जब मैंने ज्वाइन करा मैंने कहा ये कहाँ आ गया, समझ रहे हो? हाँ, मिल गई थी पर लेट मिली थी, समझ रहे हो? हाँ? 8 9 महीने में चुकी। मुझे आप बताइए, मुझे आप बताइए कि पीसीएल के करंट अकाउंट से पैसा कहाँ गया, पीसीएल के करंट अकाउंट से पैसा कहाँ गया, किस नाम से दिखाऊं इस पैसे में? एंट्री दिख रही है, आपको क्या लग रहा है मजाक चल रहा है बुक में एंट्री कि क्या मिस्टर सूद ने कोई सर्विस, ऑब्वियसली ही वाज अ डायरेक्टर, आप समझिए, 2 3 बातें लिखूंगा, ही वाज अ 50% ओनर एंड ऑब्वियसली ही वाज अ डायरेक्टर। तो सर ऐसा दिखा दो ना कि पीसीएल ने इनको कंसल्टेशन फीस दी है, ऐसा दिखा दूं 10 करोड़ का, ये कहते थे नहीं नहीं ये तो उस घर में टैक्सेबल हो जाएगा ना। आप समझो ना, पीसीएल के करंट अकाउंट से मैं बोलूं सर आप ऐसा दिखा दो ना कि हमने आपको सैलरी दी है, अगर कैसी बातें कर रहे हो आप, अगर ये सैलरी होगी तो सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने कहा सर कंसल्टेशन फीस, कह रहे भाई फिर तो प्रोफेशनल के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने कहा आप बता दो सर क्या है? कुछ तो दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाऊं एज अ लोन? और अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन देती है, दैट इज डीम्ड डिविडेंड। आप करंट अकाउंट से पैसा निकाल नहीं पाओगे बेटे। ये तब आगे था प्रोविजन। हाँ, हमने उनको बताया, हमने कहा सर आप एक बात बताओ कि ये जो आप कह रहे हो ना लोन, वो कह रहे तो क्या होगा, लोन एग्रीमेंट बना लो, मेरे से रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो, 12% में वापस करता जाता हूँ। ऐसा बात हो गई नहीं। अगर एक एंट्री दिख गई ना ये, और चाहे ये कितना ही जेन्युइन लोन है, चाहे आप कल वापस कर दो इसको, एंट्री आ गई ना ये बैंक में दिख रही है नहीं दिख रही कि 10 करोड़ के है, that's deemed dividend, it is taxable in the hands of the shareholder. Why? Because if a shareholder holding 10% or above, मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, इसका कितना परसेंट है, 50, अगर 10 और 10 से ज्यादा है, एंड इफ अ प्राइवेट कंपनी गिव्स यू अ लोन, द अमाउंट ऑफ लोन इज ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated प्रॉफिट्स, आगे नहीं लिखा हुआ,
वेदर कैपिटलाइज और नॉट नहीं। यानी कि समझिएगा, अगर पीसीएल का पीएनएल 5 करोड़ है और डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिया उसने, अभी लोन कितना दे दिया 10 करोड़, 10 करोड़ ना होगा भाई टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बच गया। तो ऐसे काफी लोन अमाउंट बहुत ज्यादा होते थे, प्रॉफिट नहीं होते थे, बट टिल टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड माना जाता है। एंड बिलीव मी, आपको क्या लग रहा है, मैं आज आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी में ले जाऊं, कैसे लोगे आप उस पैसे को? आप भाई यहाँ की बात कर लो, एडुकेशन वो भी फर्म है, पर अगर यहाँ के करंट अकाउंट में आ गया मैं उसको घर नहीं ले जा सकता लीगली, क्योंकि मैं अगर फर्म के ऊपर ये भी केस नहीं है, बट अगर ये कंपनी है तो जो कंपनी का करंट अकाउंट है वो शेयर होल्डर के करंट अकाउंट में नहीं आएगा, अगर आ गया तो डीम्ड डिविडेंड हो जाएगा। यानी कि मुझे यही दिखाना पड़ेगा प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज या कुछ, वरना तो ऐसे दुनिया का हर बंदा वो पैसा ले लेगा भाई जो ओनर है, लोन दिखा के किसको क्या फर्क पड़ रहा है, समझ रहे हो? तो बेसिकली 222 ही यही कहता है बच्चे कि जितना भी लोन दिया, लोन कितने का दिया वैसे अभी 10 करोड़, it would be taxable as deemed dividend in the hands of Mr. Sood to the extent of accumulated profits। 5 करोड़ से एक्सटेंड होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि तू डिविडेंड तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जितना ही मान सकता है। 1 मिनट रुकना, बस आगे सुनते जाइएगा। मिस्टर सूद ने बोला यार, जब उनको हमने ये बताया तो कह रहे कि ये तो लोन है, लोन है, फाइनेंसिंग इज अ हर्डल, आप मेरे को प्रॉब्लम में डाल रहे हो, फाइंड आउट विद अ सॉल्यूशन। तो उसने बोला एक काम करिए, पीसीएल मेरे ब्रदर को लोन दे देगा, मान लो ब्रदर है मिस्टर बी, इनका तो कोई रिश्ता नहीं है, और ये जो ब्रदर है ये किसको दे देगा, सूद को पैसा दे देगा, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आगे सुन लीजिए, एंट्री ट्रेस होती है, एंट्री ट्रेस हो जाती है, अगर केस फंस जाता है तो एंट्री ट्रेस हो जाता है। केस फंस गया, होगी। आगे सुन लो, आगे सुन लो बात को। मिस्टर सूद ने कहा कि मैं एक, आप एक काम करो, आप एक फर्म को पैसा दे दो। ध्यान से सुनना जरा बात को। मिस्टर सूद डायरेक्ट पैसा नहीं ले सकते ना, तो उन्होंने क्या करा, आप एक काम करो, एक फर्म को पैसा दीजिए जिसमें मिस्टर सूद ओनर होंगे या कुछ होंगे, और वो फर्म सूद को पैसा देगी। अगर आप किसी ऐसे कंसर्न को देते हो जिसमें जो अल्टीमेट शेयर होल्डर था, इफ ही हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, मैं लिख रहा हूं इस बात को, पीसीएल ने किसको पैसा दिया बच्चे, फर्म को, एंड इस फर्म में मिस्टर सूद हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। आपको पता है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, 20%। तो भी ये प्रोविजन लग जाएगा। आप बोलोगे अच्छा सर अगर मिस्टर सूद का 19% होता तो ये प्रोविजन नहीं लगता। मैं एक ऐसे फर्म में पैसा रूट कराया जहां पे मैं 15% होल्ड करता हूं और फिर उस फर्म से ले लिया मैंने, तो ये नहीं लगेगा, बिकॉज ये फर्म, एक तो मैंने क्या चेन बनाया, डायरेक्टली तो दे नहीं सकती, इनडायरेक्टली किसी रिलेटिव फ्रेंड के थ्रू भी नहीं दे सकती, और अगर आप किसी भी और एंटिटी को देते हो इन विच दिस शेयर होल्डर हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट तो भी ये लग जाएगा। बट व्हाट इफ दिस फर्म ही डजंट हैव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, तो नहीं लगेगा, बच्चा होगा। वो सब अकाउंट्स के अंदर बात है, टैक्स में। और इसमें इसके रिलेटिव का भी है 15 इसका और अगर वो ट्रैक नहीं रिलेटिव है तो इनडायरेक्टली अगर वो आगे ट्रांसफर मुझे एंट्री दिख रही है तो क्या कह रहे हैं ऊपर वाले में, वो फिर फर्दर इसकी है कि रिलेटिव हो तो और आगे नोटिफिकेशन सर्कुलर
पेपर के लिए रेलिवेंट ट्रैक्टर है सॉरी केस में 10 करोड़ हो सकता है। सॉरी केस में 10 करोड़ आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माना है लेट्स हाँ ले लेते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। मान लो मेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने 10 करोड़ और मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी कितना करा था 10 करोड़ ही करा था। लोन भी कितने का दिया था और कितना ही जेन्युइन लोन दिख रहा होगा आपको। आप लोन एग्रीमेंट बना लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं माना जाएगा। इसके नीचे एक एक्सेप्शन लिखिएगा, एक केस ऐसा है जिसमें आप लोन ले सकते हैं अगर पीसीएल का धंधा ही लोन देना है तो ठीक है भाई, क्योंकि बैंक का तो काम ही यही है, उसने अपने ओनर को भी दे दिया लोन तो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे 10% इधर एक बार लिख लो ना बस। यहाँ पे ना जो जैसे मिस्टर सूद है होल्डिंग not less than 10% of voting power। मतलब वो ये तो टर्म वो है ना, लीगल है ना कि 10% होना चाहिए। अगर मिस्टर सूद का शेयर 9% होता तो ये प्रोविजन लगते नहीं। कहने का मतलब है कंपनी कौन सी होनी चाहिए, क्लोजली हेल्ड कंपनी, शेयर होल्डर क्या होना चाहिए 10% या उससे। अगर वो शेयर होल्डर 9% पे है तो भाई ये नहीं लग रहा, मुझे बताइए क्लियर है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एनी रिलेटिव और फ्रेंड्स भी अगर आप लेते हैं तो होल्डिंग नॉट लेस देन 10%। ओके अब उनकी वाइफ को भी ये लोन जाता है तो वो भी डिविडेंड करना चाहिए। तो हाफ ऑफ कर लो आप। इलीगली करना चाहे तो क्या करेगा वो, इलीगल काम करना ही नहीं चाहिए। मैडम सरकार को पता लग गया नहीं हो सकता ऑन पेपर। आप अगर आप एक प्राइवेट कंपनी चला रहे हो, कोई ना कोई आपका ऑडिट कर रहा होगा, आपका जो सीईओ होगा वो बोल देगा ऐसे मत करना भाई, रिस्क है नहीं बचा पाऊंगा। आपने तो एविडेंस छोड़ दिया ना, आपने तो अब पासबुक के अंदर दिख रहा है कि आप पैसा लेके चले गए तो बुक तो समझ रहे हो। मतलब वो एक बार अगर ये एंट्री दिख गई तो लगेगा भाई। कही है क्लियर है बच्चे, एक एक्सेप्शन लिख लीजिएगा बस बेटा, डिविडेंड खत्म, ये पॉइंट लिखते ही एक्सेप्शन लिख लीजिएगा। 222E is not applicable if such private company 222E is not applicable if such private company is engaged in the business of providing loan and accepting deposits. Business of 222E is not applicable if such private company is engaged in the business of providing loan and accepting deposits. Deposits ये सारा कैसी रही, ऑल कूल आ गए बेटे यार। डिविडेंड के सारे पॉइंट कर लिए आपने। अब आप मुझे बताइए, अब ये सारी बातें आसान लग रही है ना आपको। कहने का मतलब है जो डिविडेंड था चाहे इंटरम है चाहे फाइनल है, शेयर होल्डर के हैंड में सारा टैक्सेबल है सोर्स में। और इंटरम फाइनल तो डिविडेंड होगा ही होगा टैक्सेबल, डीम्ड डिविडेंड भी होगा, जिसमें कौन कौन से केसेस आ गए थे 222 A B C D E to the extent of accumulated profits whether capitalized or not, बस 222 E में whether capitalized or not नहीं है। ओके
टॉपिक कहाँ लिखा होता है मैंने? अगली हेडिंग लिखिएगा लॉटरी क्रॉसवर्ड। वैसे मैं लिखाया हुआ है लॉटरी क्रॉसवर्ड के ऊपर हेडिंग लिखिए लॉटरी क्रॉसवर्ड। पहले ये वाला करा गिफ्ट करा हुआ नोट दे दिया आज हो जाएगा यार। समझ रहे बोलोगे तो यार वो तो जेन्युइन तुम्हारे साथ ही है यार उसमें क्या है। पर जो एक बार हो गया वो वाला नहीं जो बचा हुआ है वो करा दूंगा। इधर और लॉटरी कितने परसेंट पे टैक्सेबल होती है? टीडीएस रेट कितना होता है? 30%। स्लैब का बेनिफिट मिलता है? नहीं मिलता। 6A की डिडक्शन मिलती है? नहीं मिलता। रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलता है? हो गया पूरा खून है बताया हुआ है। बता देता हूँ ये मैंने कैपिटल गेन में भी बताता हूँ और हाँ जी लॉटरी इनकम होती है क्रॉसवर्ड पजल्स किस रेट पे टैक्सेबल होती है 30। टीडीएस कितना कटता 30। स्लैब का बेनिफिट मिलता है पहले डायलॉग मार्क नहीं मिलता। 6 से डिडक्शन मिलती नहीं रिबेट भी नहीं। क्या समझ नहीं आया इसमें? बोल भाई सर एग्जाम तो आएंगे तो बोलो कि क्या समझ नहीं आया। देखो अब कह रहा है तो ये भी समझ नहीं आया क्या समझ नहीं आया। अरे रुक जा भाई आपको बता रहा मतलब कि भाई भरी सभा में बेइज्जती नहीं करनी चाहिए अरे हाँ भाई सही कह रहा है भाई कुछ बोले तो प्रोसेस करने दे वो तो ठीक है उसने बोला क्यों हाँ भाई अब बताओ मैं कैसे समझूं कि सर आप तो देखो ये डिबेट में ऐसे बात नहीं कर समझ रहा भाई कोई बात नहीं नोट्स बना के करता है पर मैंने ऐसे बोला नहीं सर कोई बात नहीं समझ रहे तो पहले से 15 तारीख तक ही है सब तो खत्म हो जाएगा। तो यार आपकी डेट खुलेगी क्या ऐसे नहीं चलेगा भाई लंबी हो जाएगी भाई कैसे आप अमाउंट का देंगे आओ बेटे आओ सॉरी तो बोलते भाई अब ये लिखने से सर हमने लिखा नहीं तुमने लिखा नहीं तो आप लिखो ना फिर सिमरन जी वो नोट से चेक कर लिया वो बुक से चेक कर लिया। बच्चे कह रहे थे वो आप चेक करते हो तुषार जी बोलते हैं तुषार ना बहुत आया था बहुत शरीफ बच्चा था थोड़ा सा कॉफी पिया था कोई बच्चा लोगों के समोसे और वो खाने हाँ सर आज क्या है समोसे खाएंगे सब बच्चे आज तो सर ऐसी बात है खुशी में आज तो बच्चे आए कितने समोसे मंगाए एक मंगा लो एक की बजाय शेयर हो जाएगा एक एक नहीं एक अरे यार अच्छा आप भी दो 32 समोसे और कोल्ड ड्रिंक तो वो पड़ी होगी ना एक आपके लिए तो इतनी पार्टी नहीं किसी को नहीं थी तुमने इतनी पार्टी आएगी समय पार्टी में सर इतनी पढ़ाई नहीं आया था पार्टी की हमने रेडी ये तो है तुम्हारा बैच अच्छा है मंगा सर हम आपके साथ गए थे 1 जनवरी से 8 के 30 दिसंबर तक रहेंगे इस साल पूरे लिए एग्जाम हमारा क्या है क्या मतलब 1.5 1.5 साल से सर मेन बात है समोसे आने चाहिए मंगवा दो कॉन्ट्री करके मंगा लेंगे ना एक समोसा 50 का आता है ना 50 दे दो सारे पैसे 50 रुपए में दो 50 रुपए का एक समोसा हाँ, आता है स्पेशल वाला समोसा कितने दे
ये किलो सर सबका हो गया वो आके लेने भी जाओ। हाँ तो क्या तेरे को रिस्पेक्ट नहीं है? फिर दोबारा ऐसे कर रहा है, पेटीएम कर दे। कोई भी दिक्कत है पेमेंट कैसे करी थी शेयर्स की तूने? उसमें भी लगाया था। हाँ जी, वो तो मैंडेट तो किसी पे भी लगाओ ना अकाउंट में नहीं है। क्या बोल रहे हो? हाँ 3% नहीं, HEC होता है 4%। दो बार नहीं कटेगा, एक बार जब TDS कट गया तो जब आप अपनी कंप्यूटेशन करोगे, टैक्स निकालोगे, अब उसमें लेस कर दोगे ना कि इतना TDS तो कट चुका है। नजर आई? अच्छा बच्चे, लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल सारा कर दो, ठीक है? आइए अब एक चीज समझिएगा, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पनसेशन लिखिए जरा। TDS नहीं कटता, तो दो चीजों पे TDS कटता था, वो 8.85 टैक्सेबल अमाउंट। TDS नहीं होता ये। और इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पनसेशन कौन बताएगा बेटे? इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पनसेशन कहाँ से ले आऊंगी? यार ऑनलाइन भी बच्चे हैं, ऑनलाइन बच्चे रह जाएंगे नहीं तो। क्या हुआ? आप बताओ, मैंने समझ खा लोगे? मैं मना कह रहा कल बोला था मैंने, कल हाँ तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो ना। क्या है? INH, दिस इज INTT, इंटरेस्ट। अरे तो उसके आगे वाला टी है ना, 2 T पकड़े हैं ना बस मैंने शॉर्ट फॉर्म में। पहले 4 लेटर थोड़ा ना पकड़े जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म का मतलब ये थोड़ा होता है। ये क्या लिखा है मैंने? DMRC क्या होती है बताइए, फुल फॉर्म बताइए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने, एक इंसान है मिस्टर एक्स, उसके घर का बोला कि भाई ये घर हटा दे क्योंकि हम इसको तोड़ देंगे, जिसकी वजह से ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन उसको 10 करोड़ मिल चुकी थी और एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन के लिए झगड़ा चल रहा था। एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन कितने रुपए की बात चल रही थी? 5 करोड़। ओ माय गॉड, कोर्ट केस चल रहा था बेटे। और बेटे ये जो 5 करोड़ का कोर्ट केस था ना, ये 2018 में कहानी थी, 2018-19 की। ये केस चला लगभग 25-26 तक, जस्ट लाइक IPO अलॉटमेंट। 25/6 को बेटे कोर्ट ने ऑर्डर दिया। कोर्ट केस किसके फेवर में आएगा बच्चे? आप बताइए किसके फेवर में आएगा? मिस्टर एक्स। हाँ मिस्टर एक्स के फेवर में ही आएगा ना। हाँ फेवर में आया है ना, ठीक है ना। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात। ठीक है, आप मेरे को बताइए अब ये DMRC मिस्टर एक्स को कितना पे करेगी? 5 करोड़ प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि भैया 7-8 साल हो गए, ये पैसे तो पहले मिल जाने चाहिए थे, ये पैसे इतने लेट मिल रहे हैं, 7-8 साल बाद मिल रहे हैं। आप मेरे को बताइए ये जो इंटरेस्ट है ये कौन से साल में टैक्सेबल होगा?
टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, दैट इज 25-26। आगे सुन लो, डिडक्शन मिल जाएगी इसको सेक्शन 57 में। कितने परसेंट मालूम है? 50% फ्लैट। फ्लैट का मतलब ये हो गया, मान लो अगर इसको इंटरेस्ट मिल रहा है 70 लाख का, तो 70 लाख में से कितने माइनस हो जाएंगे? 70 में से 35 गए तो कितने बच गए? 35 लाख। ये सेक्शन है 57, इनकम टैक्स। ये 5 करोड़ का टैक्स के बराबर सीखी कैपिटल गेन में हमने ये तो भाई जब तेरे से जब कर लिया तभी टैक्सेबल हो जाता था, और इसमें ये लिखा था कि जब भी कॉम्पेंसेशन मिलती है उस साल टैक्सेबल। तो वो एनहांस कॉम्पेंसेशन कब रिसीव कर लो उसके बेसिस पे। रही बात ये जो 5 करोड़ है, ये भी कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, करी भी है ना बात। खून आपने बताया ना इंटरेस्ट, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत? छा गए बेटे, आप छा गए। थोड़ा ब्रेक तो दो। हाँ सर, हाँ ब्रेक क्या खाओगे सही बताओ? यार मैंने सोच नहीं पड़ रही है, हमारी समोसे ना 10-20 रुपए ही होते हैं। यार मैं सोच रहा हूँ पिज्जा मंगवा लूँ, 8-10 पिज्जा है ना कुछ, मसाला डोसा। इनको मच्छर ने दिमाग पे तो नहीं काटा? क्या बोलते भाई भाई सवाल ने तेरी बेइज्जती कर दी। कोई बात नहीं। दिमाग पे काट चले गए थे तब। कौन लेके गया था इसे पूछो, चल जाएगा। भाई वो गेम के लिए ना मेरे को भी यही था, पता नहीं अभी उन्होंने जॉइंट में डाला है कि नहीं डाला, पता नहीं अभी तक नहीं डाला था, डालेंगे। हाँ उसके बाद से बीमार पड़ेगा। हाँ? ठीक है यार मंगा लो, ये ऑर्डर करेगा यार, ये कोई मोटर प्रॉपर्टी, इसको बोल समोसे दे। पाप करता है वो इसलिए किस चीज में? पाप करता है। किस चीज पे? किस चीज पे? बच्चों को पाप करता है। मंगाओ यार मंगाओ, जो मंगाना है मंगाओ यार। ये फाइल खुली है यार, आप पेशेंस नहीं है आपके अंदर? आओ बेटे आओ। क्या बोल रहे हो? हाँ वहीं जा रहा हूँ। क्या मिली? यार इतना खर्चा होता है, आपने कोर्ट केस जीते और आप डिजर्व करते थे, आप जीत गए इसलिए मिल गए। समझ रहे आपके? आओ बेटे आओ। टैक्सेबल किस कैंड में हो रही है, तो डिडक्शन किसी और को मिलेगी। क्या खाओगे बेटे बताओ? ऑर्डर करो, जोमेटो से ऑर्डर करो।
नहीं मैं जोमेटो से ऑर्डर कर दूंगा। 20 आइसक्रीम, 20 आइसक्रीम कर दिया, और लाइस मंगा दो ऑर्डर कर रहा हूँ यार। वो भेज देना वो स्क्रीनशॉट। आपको भरोसा नहीं है लोग कभी ना गलत बात है। जब मैं अच्छा मैं बच्चों को खिला रहा हूँ, आप गलत बोल रहे हो। मंगाओ, हाँ अच्छा नोट कर लिया ये, क्या बताऊं क्या मिले, जो 5 करोड़ मिले कैपिटल में टैक्स में होता था, एसएम में पढ़ रहे थे हम। एग्जाम तो नहीं होता, किसने बोला, आप कहाँ पढ़ा आपने, कहीं और पढ़ा होगा है? लिखा नहीं आपने अभी तक, बाकी बच्चे तो लिख के बैठ गए। नहीं नहीं लिखी। अदर सोर्स के अंदर जो जो पॉइंट आ रहे हैं ना, कुछ कुछ पॉइंट अभी और भी लिखवाने हैं मैंने, पर सुनिएगा जरा। पहला वाला समझ आ रहा है आपको, डिविडेंड इनकम। दूसरे समझ आ रहे हैं, लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल, इसके बारे में बोल दिया मैंने। अगला वाला मुझे बोलना है, एक बार जरा आराम से पढ़िए जरा, वो बोल क्या रहा है। कंसिडरेशन रिसीव इन एक्सेस ऑफ एफएमवी क्या होता है, और किसका शेयर मिल रहा है आपको, क्लोजली हेल्ड कंपनी वेयर सच शेयर है शुड हैव प्रीमियम। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इस हेडिंग को नोट करना, मैं समझाऊंगा। इसके बाद सेक्शन लिख लीजिएगा 56 to 70, हेडिंग लिख के मैं आपको बोलना स्टार्ट करूंगा इसमें। थर्ड वाला हाँ जी, उससे अगला आपको समझ आ रहा होगा, कर लिया वैसे आपने। कॉम्पेंसेशन सेक्शन लिख लोगे तो बढ़िया रहेगा। 56 to 8 हेडिंग ये वाली लिख लो मैडम, ये समझानी स्टार्ट कर रहा हूँ। थर्ड वाला हाँ लिखा क्यों है, ये वाला है ना, ये हेडिंग लिख लो थर्ड वाली, ये समझाऊंगा। जितना खराब उतना रहना पड़ेगा। रिबेट तो हो गया था एएमटी सर एएमटी एमएटी मैट, दोनों की फुल फॉर्म क्या है? नहीं वो होमवर्क दे दूंगा आप फुल फॉर्म क्या है? मैट की। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स और अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। नहीं नहीं, मैट कंपनीज के ऊपर होता है, एएमटी अदर देन कंपनीज के ऊपर। संजय को बुलाया कि आप मैं बुलाऊंगा एक बार, जब सारा खत्म हो जाएगा एक बार करेंगे यार, फेयरवेल पार्टी करेंगे, सारा कोर्स खत्म हो जाए ना। हाँ वो तो बाद में करेंगे। आईजी हो रही है वहाँ, टीचर्स डे की भी थी वहाँ पे, बर्थडे पार्टी नहीं थी उधर। बर्थडे पार्टी भी हुई थी, अभी पैसे ही उनके टीचर का बर्थडे था। और कल फेयरवेल पार्टी है। हम भी देंगे फेयरवेल पार्टी। लक्ष्मी ने उधर क्या कर दिया भाई? वो भी कुछ नहीं आप इधर भी बोलना, और एक ही इंस्टीट्यूट है बस, कालका जी और देंगे। अच्छा इसीलिए इधर आ रहा हूँ। ये आईक्यू स्ट्रीम दे रहा है, आईक्यू स्ट्रीम एलियन भी दे रहा है, पीडब्ल्यू भी दे रहा है। हां दे रहा है अरे से एआई हेडिंग लिखी सर, क्लोजली हेल्ड होता है प्राइवेट कंपनी, समझ रहे। हेडिंग लिख ली बच्चों ने, ओके। अब आप जरा बात सुनिएगा, मजा आएगा बेटे। आप
5627B is applicable. आगे ना समझ, वो बता देना बाद में क्या समझ आएगा. If shares are issued at premium. अच्छा जी, क्या मतलब हुआ इसका? छोड़ो ना बेटे इस बात को. सबसे पहले हमें देखना होता है कि 5627B लगा या नहीं लगा. सही. और अगर ये लग गया, if issue price exceeds fair market value, such excess is taxable under the head other source in the hands of issuing company. ओहो, क्या बढ़िया लिखा. चलेगा बेटा, आपको समझ आएगा ना. हाँ, जो लिखना था लिख दिया मैंने. हमारे में एक एक वर्ड के अंदर गहरे मतलब होते हैं. शायर अरे यार, इतनी बढ़िया बढ़िया शायरियां भाई, हम वही जल्दी क्या भूल जाओ. एक्चुअली तो बोल दिया क्या हुआ? कौन शेर सुना? आप सुना शेर? आप सुनाओ कुछ. इरशाद. गलत वाली तो एक दो है, नहीं बाकी अच्छे अच्छे हैं. जय फाउंडेशन में बिल्कुल बोल भाई. क्या काम है भाई? अरे भाई फाउंडेशन में क्या था? लाइफ स्टॉक. AS10. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. आपको पता है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, उसने सर्विस दी कोई क्लाइंट को. अब वो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी? एक इनवॉइस इशू करेगी, पैसा लेगी, सेल्स दिख रहा है. इससे बढ़िया प्राइवेट कंपनी क्या करे? एक शेयर बांट दे, एक शेयर बेच दे. मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, मान लो एडू जंक्शन कंपनी है. अगर मैं बोलूँ कि आप सबको हमने कोई सर्विस नहीं दी, मैं आपको एक शेयर इशू कर देता हूँ एडू जंक्शन. आपके हिसाब से एडू जंक्शन के एक शेयर की क्या वैल्यू? 10 रुपए. हाँ मतलब ठीक है, चल सपोज कर 1 लाख शेयर टोटल है, तो कितनी वैल्यू कह रहे हो आप? 1 लाख टोटल में 10 हो गए तभी. ये आपके आने के बाद से ही हुआ है. यार मैं ऐसे बहुत ही गलत बोला है. पूरी बात. हाँ क्या भाई, अब तो कैंसर भाई. चलो मंगा दो, पहले बार मंगा लो सर, इसके पैक करवा दो. गलत बोला है बहुत. क्या बोल रहे हो? ये तो जॉब बहुत ही गलत बोला इसने. नहीं अच्छा,
क्या हो गया भाई आपसे भाई एसिड अरे हाँ, ये तभी सर कह रहे थे इसका। हाँ, I can relate it. भाई मेरा नाम तो छोड़ है मतलब मान अच्छा, हाँ भाई anyways, और कुछ अच्छा, anyways, झगड़ा मत करो। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं आप सभी बच्चों को ये ना दिखाऊं कि मैं आपको सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, रादर आपको एक शेयर का मालिक बना दूं, तो क्या ये इशू ऑफ शेयर जैसा नहीं दिख जाएगा? और पैसे आपसे वही लूंगा, तो रादर देन मैं उसको सेल दिखाऊं, अल्टीमेट तो पैसा रिसीव करना है ना, उसको अगर मैं इशू ऑफ शेयर करके दिखा दूं तो किसी को पता ही नहीं लगेगा। क्यों? सही बात बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? ऐसे बहुत सारी कंपनीज कर जाती हैं। देख एक चीज बता, एक कंपनी है, उसने सर्विस प्रोवाइड करी और उसने पैसा रिसीव कर, ठीक है। अब रादर दिन में उस चीज को सेल दिखाऊं, अगर मैंने उसको इशू ऑफ शेयर्स दिखा दिया तो मेरी इनकम ही नहीं है ना, मतलब मेरे बैंक में पैसा आ रहा है, बट मैं क्या दिखा रहा हूँ सर, मैंने उसको शेयर होल्डर शेयर दिया है। जो पेमेंट कर रहे हैं वो शेयर होल्डर होगा। हाँ, तो ठीक है, आप सब बन जाओगे एक एक शेयर के मालिक, क्या फर्क पड़ रहा है उस बात से? मतलब मैं आपको रियल लाइफ में मालिक थोड़ा ना बना दूंगा, मैं उसके बाद कैंसिल करवा दिया जो भी कुछ कर दिया मैंने। पर मैं जस्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि रादर देन मैं वो चीज को सेल दिखाऊं, मैं उसको इशू ऑफ शेयर्स करके दिखाऊं। सामने वाली पार्टी को वो नहीं दिक्कत नहीं। यार अगर मेरे 500 करोड़ शेयर है, मैं तेरे को एक शेयर दे दूंगा, क्या फर्क पड़ जाएगा तेरे को? जैसे सपोज करो प्राइवेट कंपनी है, उसमें 150 लोग मालिक है, ठीक है। अब मेरे को एक क्लाइंट से 5 करोड़ आने थे, मैंने उससे बोला भाई तू एक शेयर ले ले, कितने का? 5 करोड़ का। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। बात ध्यान से सुनिएगा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो एक्स लिमिटेड है और उसने ऐसे ही अपने कस्टमर को उसने बेटे कस्टमर को एक्स लिमिटेड है और उसने पैसा रिसीव करना था, तो वो इनवॉइस नहीं इशू कर रहा, रादर वो क्या कर रहा है, मैं एक्स लिमिटेड की एक दो बातें और लिख देता हूं। एक्स लिमिटेड के एक शेयर की पार वैल्यू क्या है? 10। एक्स लिमिटेड इशू कितने में कर रहा है? 20 पे। समझ रहे? और एक शेयर को इशू कर रहा हूं और आपसे ले कितना ले लूंगा मैं, मान लो 1 लाख होगा। एक सेकंड देखना, बता रहा हूँ।
हाँ जी, एक बात बताइए, क्या कहानी चल रही थी हमारी? देखो, एक्स लिमिटेड जो है ना बच्चे, वो शेयर इशू कर रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं पार वैल्यू कितनी है? 10। और मैं कितने में शेयर इशू कर रहा हूँ? 20। और आप लगा लीजिए इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 15 है, मान लीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक शेयर दे रहा हूं, उसकी वर्थ कितने की है वैसे? वर्थ 15 है, और आपसे कितने रिसीव कर रहा हूं? तो भैया ये जितना भी एक्सेस है ना, मतलब कुछ ना कुछ कहीं से कवर करा जा रहा है। 5 रुपए आप मुझे फालतू क्यों दे रहे हो इशू ऑफ शेयर्स के? इसलिए दे रहे होगे क्योंकि जरूर मैंने कोई ना कोई आपको सर्विस प्रोवाइड करी होगी जिसका पैसा आप मुझे 5 रुपए दे रहे हो। आप जब आपकी वर्थ 15 रुपए है तो आपको 20 रुपए कैसे मिल रहे हैं? जितना भी ज्यादा मिल रहा है वो अनरीजनेबल है, वो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। 15 की चीज का कंपनी के हैंड्स में, क्योंकि कंपनी ने शेयर इशू करा, 15 की वर्थ है उसकी। मिल कितने रहे हैं? 20। फालतू का मिल रहा भाई आपको। कितने रुपए फालतू के मिल रहे हैं? 5 रुपए। दिस 5 rupees will be taxable। ये सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड में भी ध्यान से देखते जाना, अभी देखना एक बार। देखो भाई, बड़ा सिंपल सा हिसाब है। एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं मैं आपको ये मोबाइल दे रहा हूं, ठीक है? मान लो ये मोबाइल की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 1 लाख। बट अगर मुझे आपसे उसके 10 लाख मिल जाए तो कितना ज्यादा मिल रहा है मुझे जबरदस्ती का? कुछ तो दिक्कत होगी ना भाई, क्यों आप नहीं तो इसका पैसा दो? तो वो चीज, बस मैं लॉजिक कहाँ लगा रहा हूँ बच्चे? शेयर्स पे। दैट मैं जो आपको शेयर्स दे रहा हूँ, इफ द फेयर मार्केट वैल्यू इज 1 लाख एंड इट इज गेटिंग इशूड एट 10, जो भी एक्स्ट्रा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। 9 लाख जो आपको ज्यादा मिल रहा है उसमें टैक्सेबल होगा वो। लेकिन अब आइए जरा ऊपर सेक्शन को पढ़ते हैं। ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा, दो चीजें हैं बच्चे। दिस इज एप्लीकेबल, पहले एप्लीकेबिलिटी देखनी होती है। इफ शेयर्स आर इशूड एट, मेरा आपसे सवाल है जो मैंने सबसे पहला केस बनाया था, क्या शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम? पार वैल्यू कितनी है? इश्यू प्राइस क्या है? इशूड एट प्रीमियम ही है। तो इफ द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, यस, शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। हाउ डू यू फाइंड आउट इफ इशू प्राइस इज ग्रेटर देन पार वैल्यू? प्रीमियम पे। और अगर ऐसा है, इफ इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर मार्केट वैल्यू, इशू प्राइस कितना है? 20, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 5, सच एक्सेस 5 rupees will be taxable under the head other source in the hands of issuing। समझ रहे हो? कॉम्बिनेशन बना दूंगा अभी। और पार वैल्यू 10, इशू प्राइस 20, फेयर वैल्यू 20। पहले बताइए 56 to 7B लगा? आंसर इज यस। इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम 56 to B लगा, पर कुछ टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल नहीं। पार वैल्यू 10, इशू प्राइस 10, 8 रुपए फेयर मार्केट वैल्यू, आराम से। क्या 56 to 7B लगा? नहीं लगा। 56 to 7B तब एप्लीकेबल होता है व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। क्या 56 to B लगा? नहीं लगा। 56 to 7B नहीं लगा। तो जब लगा ही नहीं
तो हालांकि आपको दिख तो रहा होगा वर्थ से ज्यादा मिल गया, पर कुछ भी टैक्सेबल नहीं। तीसरे वाले केस में जैसे आप यहाँ पे बना लेते हैं तीनों केसेस का, 56(2)(7)(b क्या यहाँ पर एप्लीकेबल था? हाँ जी एप्लीकेबल था। क्या यहाँ पर एप्लीकेबल था? हाँ जी था। और क्या यहाँ तीसरे वाले केस में एप्लीकेबल है? नहीं सर, नॉट एप्लीकेबल। और अगर नॉट एप्लीकेबल है तो टैक्सेबिलिटी की तो बात ही नहीं। दूसरी बात, टैक्सेबल कितना होगा? यहाँ पे 5 रुपए टैक्सेबल था, यहाँ पे कितना टैक्सेबल? नील। और भाई यहाँ पर तो कोई जब लगा ही नहीं तो टैक्सेबल तो हो गई। अब आप मुझे बताइए, आपको क्लियर है बच्चे? तो आपको बेसिकली हर बार देखना होगा 2 स्टेजेस है, पहले लगा कि नहीं लगा, और अगर लग गया तो इफ इश्यू प्राइस इज मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू देन सच एक्सेस इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। ओके, कहिए बच्चे, यहाँ तक क्लियर है बच्चों को? चलिए गुड, नोट कर लिया ना? आओ जरा अगला सीक्वेंस देखते हैं। अगला पढ़िए जरा, एडवांस फॉरफिटेड जो गया था हमारा कैपिटल गेन में। एडवांस फॉरफिटेड क्या था? मैं आपको एक प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, प्रॉपर्टी का कोई भी कैपिटल एसेट, एग्रीमेंट बना कि हम ऐसे ऐसे करके आप पेमेंट करोगे तभी आपको ट्रांसफर होगा। आपने 2 पेमेंट करी 1-1 करोड़ की, आपने टोटल कितनी पेमेंट करनी थी? 5 करोड़ की। घर की बात कर लेते हैं, मान लो मैं आपको घर बेच रहा हूँ 5 करोड़ का, आप मेरे को अगले 5 दिन तक 1-1 करोड़ का चेक दोगे। क्लियर हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो जो भी पैसा आ गया फॉरफिट भूल जाना, घर नहीं बेच रहा तुम्हें। ठीक है, आपने 2 चेक दिए, 2 करोड़ मेरे बैंक में आ गए, तीसरा चेक बाउंस कर गए। अब मुद्दे की बात यह है, मेरे पास 2 करोड़ आ रखे हैं, उसके टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? कैपिटल गेन होगा सर, ट्रांसफर तो हुआ नहीं कुछ, कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? अदर सोर्स। तो जो भी एडवांस मनी फॉरफिटेड होती है वो कहाँ टैक्सेबल? अदर सोर्स। पहले के जमाने में 2004 से पहले क्या होता था? कुछ भी नहीं होता था इसका। और फ्यूचर में जब आप दोबारा घर बेचोगे तो कॉस्ट में से वो 2 करोड़ माइनस होता था। 2014। मुझे बताइए कोई दिक्कत? बेटे इसके अंदर मैंने कुछ नहीं बताना, कॉम्पेंसेशन ऑन टर्मिनेशन